हो गया। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। अभी हम लोग जो है क्विज का डिस्कशन करते हैं। आप लोग बना लिया होगा, क्विज कल ही था और देखते हैं उसके डिस्कशन को भी आप लोग देखिएगा, समझिएगा और एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने का आप लोग प्रयास अपना जारी रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अपने क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, आप देखिएगा कि आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है। यहां पे देखिए क्या है, आनंद वन। आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है, और इसका आंसर देखिए हो जाएगा बाबा आमटे। क्या हो जाएगा आंसर, बाबा आमटे। अब यहां से समझते हैं कि आनंद वन और बाबा आमटे का क्या क्या संबंध है। और यहां से एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, बाबा आमटे अपने आप में इनका एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व था और इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसलिए भी पूछा जाता है, रीजन ये है कि इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, यहाँ तक कि इनको गांधी शांति पुरस्कार भी इनसे इनको भी नवाजा गया है। तो सबसे पहला जो बाबा आमटे का ब्रीफ इंफॉर्मेशन लेते हैं, इनका जो आपका जन्म है, ध्यान में रखना 1914 में हुआ है। कब हुआ है, 1914 में। और कहां पे हुआ है, ध्यान में रखना है महाराष्ट्र में। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। और अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 2008 ईस्वी में हो गई है, और यह भी इनका मृत्यु इनके घर में ही हुआ है। ठीक है, यानी कि महाराष्ट्र में हुआ है। अब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं आनंद वन स्थापित, जो ये, और दूसरी बात, ये आनंद वन, ये जो है बाबू ध्यान में रखना है, कुष्ठ रोग, ध्यान में रखना है, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग से संबंधित, कुष्ठ रोग से संबंधित जो है इन्होंने, ठीक है, संबंधित, इनके द्वारा, ध्यान में रखना है, इनके द्वारा बहुत सारे आश्रम बनाया गया। क्या चीज, बहुत सारे आश्रम बनाया गया। पहला तो ये क्वेश्चन रखना है, बनाया गया, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध जो आश्रम था वो आनंद वन था, और ये आपका महाराष्ट्र में है। कहां पे है ये आपका, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है। तो ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है। अब यहां से एक चीज आप समझिएगा कि इनके द्वारा बहुत सारे इनको पुरस्कार मिला है। ध्यान में रखना है, 1971 में इन्हें पद्मश्री मिला है। क्या मिला है इन्हें, पद्मश्री अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है। उसके बाद 1986 में इन्हें पद्म, ध्यान में रखना है, पद्म भूषण से इसे इन्हें नवाजा गया है। पद्म भूषण, जो कि ध्यान में रखना है, ये भारत का दूसरे नंबर पे सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, और फिर 1999 में इन्हें गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। 1999 से इन्हें गांधी शांति पुरस्कार, ध्यान में रखना है, क्या चीज, गांधी शांति, गांधी शांति पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया है। पहला तो ये समझना है। दूसरा एक चीज ध्यान में रखना है कि आप जो है, ध्यान में रखना है, वन्य, वन जीवन, ध्यान में रखना है, वन जीवन संरक्षण, संरक्षण जो चलाया गया था अभियान, ध्यान में रखना है, तथा नर्मदा बचाओ, ध्यान में रखना, तथा नर्मदा बचाओ अभियान, ध्यान में रखना है, नर्मदा बचाओ अभियान, ये सारे अभियान में इन्होंने, अभियान में इनकी प्रमुख भूमिका रही है, इनकी प्रमुख भूमिका रही। ठीक है, ध्यान में रखना है, इनकी प्रमुख भूमिका रही थी, ये ध्यान में रखना। अब यहां से एक क्वेश्चन से ध्यान में रखना है कि क्या क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बाबा आमटे क्या थे बाबू, तो ये एक समाज सेवी थे। ये क्या थे, एक समाज सेवी थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये एक समाज सेवी थे। चलिए, हो गया। अब यहां से एक क्वेश्चन का और डील कर लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका, ध्यान में रखना है, ये जो आप देख रहे हैं HN बहुगुणा, ये जो है यूपी के सीएम भी रह चुके हैं। ये जो है यूपी के सीएम भी कभी रहे थे, यूपी के राजनेता से संबंधित है। दूसरा मोतीलाल नेहरू आता है। क्या आता है, मोतीलाल नेहरू। आपको पता है, ये आपको पता है मोतीलाल नेहरू जी है
कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है 1923 में यानी कि 23 में 1923 ईस्वी में देशबंधु चित्तरंजन दास, ध्यान में रखना है, देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा, किनके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस से अलग होके स्वराज पार्टी की स्थापना किया था इन्होंने। किस पार्टी की स्थापना किया था इन्होंने? स्वराज पार्टी का। तो यह भी ध्यान में रखना है कि इनके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में 1923 ईस्वी में किया गया था। जो है कौन कौन थे? तो ध्यान में रखना है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों को अगर दोनों मिल के 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे, ठीक है, ये समझना है। और एक बार क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि ये कांग्रेस से अलग होकर स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। चलिए, तो बेहतर जो है आप समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची में से निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है? बाबू एक बात ध्यान में रखना है, एक बात ध्यान में रखना है। और क्या ध्यान में रखना है? तो उसको समझना है कि भारत के संविधान ने आपको फंडामेंटल राइट दिए हैं। फंडामेंटल क्या दिए हैं? राइट दिए हैं। ध्यान में रखना है संविधान, ध्यान में रखना है संविधान के भाग 3 में आपको फंडामेंटल राइट का चर्चा दिया गया है। क्या चीज? फंडामेंटल राइट का चर्चा किया गया है। जब संविधान बना था, यानी कि 1950 में जब संविधान बना था, उस टाइम आपके देश में फंडामेंटल राइट की संख्या कितनी थी? 7 थी जी, 7 थी, ठीक है। जिसमें से कि आपका एक फंडामेंटल राइट था जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार। क्या इसको बोलते हैं? संपत्ति का अधिकार। ध्यान में रखना है, एक अधिकार था जो कि फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत दिया जाता था, वो संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, ध्यान में रखना है उस टाइम। लेकिन आज अगर तो संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन, ध्यान में रखना है 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन करके, संविधान संशोधन 1978 में ध्यान में रखना, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को जो है कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। कानूनी अधिकार का दर्जा इसको दिया गया है और इसको जो है अनुच्छेद 300A में स्थापित किया गया है। अनुच्छेद 300A में स्थापित किया गया है। तो अब क्वेश्चन आ गया आपका कि प्रेजेंट में ये बताइए कि आपके पास फंडामेंटल राइट कितने हैं? तो प्रेजेंट में आपके पास फंडामेंटल राइट 6 है, ठीक है। और ये आर्टिकल कहां से कहां तक है? तो ध्यान में रखना है 12 से लेके 35 तक, ठीक है, 12 से लेके 35 तक जो है आपका फंडामेंटल राइट का गिनती यहाँ पे होता है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब आगे देखिए, आगे यहाँ पर ये क्वेश्चंस, अब ये तो इसका आंसर 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपको समझना है 42वां संविधान संशोधन। क्या समझना है? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ है 1976 में हुआ है। कब हुआ है? 1976 में हुआ है। और इसी के तहत ध्यान में रखना है, इसी के तहत जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रस्तावना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में संशोधन किया गया। ध्यान में रखना है, प्रस्तावना में पहली बार संशोधन जो है, पहली बार संशोधन किया गया, पहली बार संशोधन किया गया, ठीक है। अब क्या किया गया संशोधन? तो ध्यान में रखना है संशोधन 42वां संविधान संशोधन करके इसमें 3 शब्द जोड़े गए जिसका नाम था पंथ निरपेक्ष। ध्यान में रखना है ऐसे करके समाजवादी, क्या क्या जोड़ा गया? ध्यान में रखना है समाजवादी, समाजवादी, फिर उसके बाद लिखना है पंथ निरपेक्ष, फिर लिखना है पंथ निरपेक्ष। ध्यान में रखना है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता।
ठीक है, तो ये तीन शब्द आपके 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसी के तहत प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े गए। दूसरा चीज यहाँ पे एक चीज और कनेक्टिविटी बनाने का प्रयास कीजिए। ये जो आपका 42वां संविधान संशोधन है, ये संशोधन में बहुत ज्यादा परिवर्तन किया गया था, बहुत ज्यादा जो है, बहुत ज्यादा आपके संविधान में परिवर्तन किया गया। क्या किया गया? परिवर्तन किया गया, परिवर्तन किया गया, जिसके चलते इसको लघु संविधान बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको लघु संविधान का दर्जा दिया गया है। लघु संविधान का दर्जा दिया गया है किसको? 42वां संशोधन को, 42वां संविधान संशोधन को। और एक बात ध्यान में रखना है कि 42वां यानी कि आपने अपने देश में जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया लाया है, वो कहां से लाया है? तो ध्यान में रखना है, ये प्रक्रिया आपने दक्षिण अफ्रीका से लाया है। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। तो अगर क्वेश्चन आ जाए आपसे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपने कहां से लाया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लाया। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से लाया, पहला चीज। दूसरा चीज ये समझना है कि यहाँ पे 1976 में आपका प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े गए, समाजवादी पंथ, निरपेक्षता, अखंडता। ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा संविधान में संशोधन हुआ था, इसलिए इसको लघु संविधान का दर्जा दिया गया। यही वो संविधान संशोधन है जिसमें लोकसभा का कार्यकाल को 5 साल से 6 साल कर दिया गया था, और फिर पुनः 44वां संविधान संशोधन में फिर लोकसभा का कार्यकाल स्वतः 5 साल कर दिया गया है। तो इतने सारे संशोधन आपके इस संविधान में हुआ था, तो इसीलिए ध्यान में रखना। और पहली बार ध्यान में रखना है, पहली बार जो है प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया था। इसके पहले ध्यान में रखना है, केशवानंद भारती बनाम 1973 का जो केस आता है, उसमें पहली बार प्रस्तावना को संविधान का पार्ट बताया, और उसके बाद ही प्रस्तावना में जो है संशोधन संभव हो पाया। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ध्यान में रखना है, यहाँ पे है फ्रैक्चुएट मोशंस तक किसकी पुस्तक है? तो ध्यान में रखना है, ये किसकी पुस्तक के बारे में जो है आपको बता रहा है। तो आप लोग पहले भी इसका आंसर जो है दिए होंगे, तो ध्यान में रखना है ये किसकी पुस्तक है। तो ध्यान में रखना है सवर्णा राय का। किनका है? सवर्णा राय। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है क्वेश्चंस दिया गया है, और यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अरुंधति रॉय जी है। कौन है? अरुंधति रॉय जी है, और इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसके लिए इनको बुकर प्राइज भी दिया गया है। क्या चीज दिया गया है? बुकर प्राइज दिया गया, मैन बुकर प्राइज जिसको बोलते हैं, जिस पुस्तक का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। क्या इसको बोलेंगे? द गॉड, ध्यान में रखना है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ये किनका है? तो ध्यान में, अरुंधति रॉय को। और इसी पुस्तक के लिए इनको मैन बुकर पुरस्कार, क्या चीज? मैन बुकर पुरस्कार इनको क्या किया गया था? दिया गया था। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब यहां से एक है यहाँ पे शशि थरूर जी। शशि थरूर जी के बारे में जो है बहुत बार क्वेश्चंस आता है आपके, ध्यान में रखना है। शशि थरूर, ठीक है, शशि थरूर, इनकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पुस्तक है जिनका नाम है एन ईरा ऑफ डार्कनेस। ईरा ऑफ डार्कनेस। अगर ये क्वेश्चन आ जाए ये किसकी है, तो एन ईरा ऑफ डार्कनेस आपके शशि थरूर जी की है। और अगर चेतन भगत की बात करें आपसे, अगर चेतन भगत जी की बात करें, तो चेतन भगत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑथर, और इनके द्वारा जो है थ्री मिस्टेक, ध्यान में रखना है, थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, इन्हीं की पुस्तक का नाम है। ठीक है, थ्री मिस्टेक ऑफ थीम, ध्यान में रखना है, माई लाइफ, इन्हीं की पुस्तक का नाम है। ठीक है, एन ईरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर जी का बुक का नाम है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि अरुंधति रॉय को किस बुक के लिए मैन बुकर पुरस्कार मिला है, तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और अभी हाल ही में ध्यान में रखना है, आपके एक जो है गीतांजलि थी,
गीतांजलि श्री है। कौन है? गीतांजलि श्री। इनके द्वारा जो है एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था रेत समाधि। जिसका नाम क्या था? रेत समाधि था। और इनके द्वारा इनके लिए इनको जो है बुकर प्राइज दिया गया था। क्या चीज? इनके लिए इनको बुकर पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना। बुकर पुरस्कार, इसी को इंग्लिश में टॉम ऑफ सेंट बोला जाता है। क्या चीज? टॉम ऑफ सेंट बोला जाता था। और ये भी हाल ही में गीतांजलि श्री को इनके लिए नवाजा गया है। ठीक है, फिर आगे देखिए, हाल ही में एंटी टैंक मिसाइल हेलिना और ध्रुवास्त्र को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ध्यान में रखना है, इसको जो है आपको डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया, डीआरडीओ के द्वारा। और इसका प्रशिक्षण कहां पे किया गया? तो ये भी ध्यान में रखना है, इसका परीक्षण कहां किया गया? तो पोखरण में। कहां पे किया गया? पोखरण में। और ये मत पूछना कि पोखरण कहां पड़ता है, तो पोखरण आपका राजस्थान में पड़ता है। कहां पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। बाबू ध्यान में रखना है, डीआरडीओ, डीआरडीओ की स्थापना की डेट अगर पूछता है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है, तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। इसकी स्थापना 1958 में होती है। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। ठीक है, ध्यान में रखना है, हेडक्वार्टर अभी जो है इसका कहां पे है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये भी आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसके अभी चेयरमैन समीर वी कामत है। कौन है? ध्यान में रखना। इसके अध्यक्ष की अगर बात करें, अगर इनके अध्यक्ष की बात करें तो ध्यान में रखना है समीर। ठीक है, और क्वेश्चंस आता है कि ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो ध्यान में रखना है रक्षा मंत्रालय के अधीन। किसके अधीन? रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय के अधीन जो है ये क्या करता है? काम करता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी हाल ही में ध्यान में रखना है नासा के द्वारा, अभी हाल ही में एक चीज सुने होंगे नासा के बारे में। नासा के बारे में एक नाम सुने होंगे कि चंद्रमा धूल से, चंद्रमा की सतह पे जो धूल होती है, चंद्रमा के धूल से, ठीक है, चंद्रमा के धूल से क्या निकाल लिया है? ऑक्सीजन बना लिया है। ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन निकाला है। ठीक है, ध्यान में रखना है। कौन? नासा। कौन निकाला है? नासा निकाला है। और नासा की स्थापना की अगर बात करें तो नासा की स्थापना मेरे दोस्त ध्यान में रखना 1958 में हुई है। और इसका हेडक्वार्टर अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन, ध्यान में रखना है, वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ध्यान में रखना है। और वहीं पे अगर आपसे क्वेश्चंस आ जाएगा, क्या आएगा? इसरो के बारे में। ध्यान में रखना है, इसरो जो है भारत की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, इसका जो है हाल ही में इसका स्थापना अगर बात करें 1969 में हुई है। और इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? बेंगलुरु। बेंगलुरु कहां पड़ता है? तो ध्यान में रखना है कर्नाटक में पड़ता है। कहां पे? कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, तो ये भी आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। और इसके अभी अध्यक्ष की बात करें कि इसके अभी अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान में रखना है एस सोमनाथ जी है। कौन है? एस सोमनाथ जी है। ठीक है, ये भी आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। और ये किनके जगह पे आया था? तो ध्यान में रखना है के सिवान जी के जगह पे। किनके जगह पे? के सिवान जी के जगह पे ये आए हैं। ठीक है, अब देखो टाटा ग्रुप के बारे में एक अभी बहुत ही चर्चित खबर है। और वो चर्चित खबर ये है कि टाटा ग्रुप के द्वारा ही जो है आपका न्यू संसद भवन बनाया जा रहा है। न्यू संसद भवन, ध्यान में रखना है, टाटा ग्रुप के द्वारा ही न्यू संसद भवन आपका बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है। डीआरडीओ किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं, डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ, इसका जो है प्रशिक्षण कहाँ किया गया? पोखरण राजस्थान में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अध्यक्ष कहाँ पे है? करंट से संबंधित यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, आगे देखिए, चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है? क्या है? चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे देखिए, ये तो आपका सिक्किम में है। कहाँ पे है? सिक्किम में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका चुंबी वैली है। कहाँ पे है? चुंबी वैली है। और ये सिक्किम तथा भूटान के बीच है। कहाँ पे? सिक्किम तथा भूटान के बीच एक वैली गई है जिसका नाम है चुंबी वैली। ध्यान में रखना है। तो ये जो आपका सिक्किम है, तो ध्यान में रखना है
है कि ये जो आपका चुंबी वैली है, कभी कभी क्वेश्चन से पूछेगा ये कहां कहां से बॉर्डर शेयर करता है, तो ध्यान में रखना है किससे, सिक्किम में तो है ही, तो सिक्किम ध्यान में रखना है, सिक्किम से बॉर्डर साझा करेगा पहला नंबर। दूसरा आपका भूटान से ये बॉर्डर साझा करता है, किससे, भूटान से। और तीसरा नंबर आपका तिब्बत से, तीसरा नंबर क्या है, तिब्बत से भी चुंबी वैली जो है बॉर्डर साझा करती है, यहां तीनों से वो बॉर्डर साझा करती है, ठीक है, ध्यान में रखना। अब देखो यहाँ पे एक है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कौन सा वैली है, तो आप नाम सुने होंगे कुल्लू घाटी का, नाम आप सुने होंगे किसका, कुल्लू घाटी, ध्यान में रखना है क्या चीज, कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी, कुल्लू वैली जो है आपका वो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। कश्मीर, कश्मीर में ध्यान में रखना है एक का नाम है कश्मीर वैली, क्या नाम है, कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी को ही कश्मीर का घाटी भी बोला जाता है। और ये जो आपका कश्मीर घाटी है ये कौन से दो पर्वतों का बीच है, तो ध्यान में रखना है पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल तथा जॉस्कर के बीच, किसके किसके बीच, पीर पंजाब तथा जॉस्कर के बीच, ध्यान में रखना है कौन सी घाटी पाई जाती है, तो कश्मीर घाटी पाई जाती है, ठीक है। अब यहां से कुछ क्वेश्चंस आप देख लीजिए, क्या देखो सिक्किम से संबंधित है, सिक्किम भारत का पूर्वोत्तर राज्य है एक, ठीक है, ये ध्यान में रखना। सिक्किम जो आप समझ रहे हैं, सिक्किम के बारे में थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं। सिक्किम में जो है भारत हिमालय में स्थित, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे, हिमालय में स्थित, हिमालय ध्यान में रखना है, हिमालय की भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे, तो सबसे ऊंची चोटी पूछे, क्या चीज पूछेगा, ऊंची अगर चोटी पूछेगा तब ध्यान में रखना देना है कंचनजंगा, क्या देना है, कंचनजंगा देना है, कंचनजंगा। और इसकी ऊंचाई है 8,686 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ये सिक्किम की बातें हैं। और आप जो K2 पढ़ते हैं, K2 ये गॉडविन ऑस्टिन जिसको बोलते हैं, ये भी हिमालय में ही एक ऊंची चोटी का नाम है जो कि ग्रेट हिमालय में पड़ता है, और लेकिन ये आपका पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता है, क्या चीज, पाक अधिकृत कश्मीर में, पाक अधिकृत कश्मीर में इसका लोकेशन है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। वही अगर एवरेस्ट की बात करते हैं, तो एवरेस्ट की ऊंची चोटी, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, क्या है, 8,848 मीटर है। और इसकी ऊंची चोटी आपका नेपाल में पड़ता है, कहां पड़ता है, नेपाल में। और नेपाल में इसी पर्वत को सागर माथा के रूप से भी जाना जाता है, क्या बोलते हैं, सागर माथा के रूप से हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समताप मंडल में ओजोन सांद्रता क्या है, समताप मंडल में ओजोन सांद्रता की अगर बात किया जाए तो ध्यान में रखना है, तो यहां पे देखिए ओजोन जो है ध्यान में रखना। अब यहां से देखिए ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, क्या है यहाँ पे, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात अगर करें तो यहाँ पे आपका दिया गया है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले ये समझना है कि देखिए ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी के जब ऊपर जाइएगा तो क्रोनोलॉजी में अगर बोलेगा तो उसके बाद है आपका ट्रोपोस्फेयर जिसको बोलते हैं क्षोभ मंडल, ध्यान में रखना है, किसको बोलते हैं, क्षोभ मंडल, पृथ्वी के बाद है आपका क्षोभ मंडल, ठीक है। ये उसके बाद अगर क्वेश्चन आ जाए उसके बाद कौन मंडल है, उसके बाद आपका समताप मंडल है, उसके बाद कौन सा मंडल है, समताप मंडल है, उसके बाद कौन सा मंडल है, मध्य मंडल है, उसके बाद कौन सा मंडल है, मध्य मंडल है, ठीक है, मंडल है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक है। उसके बाद आपका आयनोस्फेयर है, मतलब आयन मंडल है, कौन सा है, आयन मंडल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका जो सबसे अगर पूछेगा कि हमारी पृथ्वी के सबसे सटा हुआ कौन सा लेयर है तो ध्यान में रखना है क्षोभ मंडल। जब आप क्षोभ मंडल की विशेषताएं क्या है, कभी कभी अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो क्षोभ मंडल में सारी मौसमी घटनाएं घटती है, क्या चीज होती है, सारी मौसमी घटनाएं जो भी होती है वो सारे क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है। उसके बाद ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर में
कमी आती है। समताप मंडल में ही ओजोन लेयर पाया जाता है, समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है इसमें। मध्य मंडल ध्यान में रखना है। समताप मंडल में एक और इंफॉर्मेशन, वायुयान सब उड़ान भरती है, वायुयान सब जो है क्या करती है, उड़ान भरती है, ठीक है। मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल है, मध्य मंडल क्या है, सबसे ध्यान में रखना है, सबसे ठंडा मंडल है, सबसे क्या है, ठंडा मंडल है। और यहीं पे उल्का पिंड वगैरह घर्षण के कारण सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर, ठीक है। ये ध्यान में रखना। ट्रोपोस्फेयर में सारी मौसमी घटनाएं होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में ही आपका एक लेयर ओजोन लेयर पाई जाती है। और स्ट्रेटोस्फेयर की वायु काफी शांत होती है, जिसके कारण वहीं पे वायु उड़ान भी अच्छे से उड़ती है। फिर उसके बाद मीजोस्फेयर है, मीजोस्फेयर सबसे ठंडा जो है आपका लेयर है, और यहीं पे उल्का पिंड वगैरह घर्षण के कारण जलते हुए नजर आते हैं। फिर उसके बाद आपका मीजोस्फेयर, फिर आपका थर्मोस्फेयर है, जिसको कि आयनोस्फेयर बोलते हैं, आयनोस्फेयर बोलते हैं, आयन लेयर बोलते हैं, आयन परत बोलते हैं। और इसमें जो है ध्यान में रखना, सैटेलाइट सब जो है आपका यहीं पे लगाया जाता है। फिर आपका एक्सोस्फेयर बोलते हैं, रॉकेट वगैरह जो है आपका एक्सोस्फेयर में देखते होंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, तो ये सारे लेयर आपको ध्यान में रखना। और इसका आंसर जो हो जाएगा, मध्य में अधिकतम होती है और दोनों और कमी होती है। ध्यान में रखना मेरे दोस्त, ये जो आपका ओजोन लेयर है, वो ओजोन लेयर ध्यान में रखना है, पृथ्वी पे छननी का काम करती है। क्या चीज का, छननी का काम करती है, छननी का क्या करती है, काम करती है। अरे भैया छननी का काम करती है तो क्या चीज करती है, तो ध्यान में रखना है, सूर्य से आने वाली क्या चीज, सूर्य से आने वाली, ध्यान में रखना है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को, क्या चीज, पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, छानती है, किरणों को क्या करती है, छानती है, ठीक है, छानती है, ठीक है, छानती है। किसको, अल्ट्रावायलेट रे को। तो अगर क्वेश्चन आ जाए और अगर नहीं छानती तो क्या होता, ध्यान में रखना, स्किन संबंधी कैंसर होता, स्किन संबंधी आपके जो है रोग होते, स्किन संबंधी क्या होती, बीमारी होती, स्किन संबंधी बीमारी होती, जिसको स्किन कैंसर बोलते हैं, स्किन कैंसर, ठीक है, स्किन कैंसर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे बीमारी आपको होने की संभावना होती है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए, अच्छा ये बताइए कि आपके ओजोन लेयर को हार्मफुल कौन पहुंचाता है, तब ध्यान में रखना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या चीज है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है आपके रेफ्रिजरेटर्स वगैरह से जो निकलते हैं, ये हमारे ओजोन लेयर को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सी है और ये किस राज्य में स्थित है, ठीक है, ये समझना है। तो अब यहाँ पे ये जो है आपका काजीरंगा राष्ट्र जो है असम में पाया जाता है, काजीरंगा ध्यान में रखना, भारत का ही नहीं विश्व का, ध्यान में रखना है, विश्व का 2/3 तिहाई गैंडा, ध्यान में रखना है, गैंडा यहीं पे रहता है, यहीं पर पाया जाता है, ठीक है, यहीं पर पाया जाता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, कहां पे, काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां भाई, असम में है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है एक चीज और देखो, एक चीज क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अपने देश में, हमारे देश में, यानी कि अपने देश में कुल कितने नेशनल पार्क है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि कुल कितने नेशनल पार्क है, तो ध्यान में रखना 106 नेशनल पार्क है, 106 नेशनल पार्क है। कुल भौगोलिक एरिया का कितना कवर करता है, ध्यान में रखना है, कुल भौगोलिक एरिया का कितना कवर करता है, 1.35% जो है कवर करता है। ये जो है आपका ध्यान में रखना है, किस अधिनियम के बाद ये आया है, तो ध्यान में रखना है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव, ध्यान में रखना है, वन्य जीव संरक्षण
संरक्षण अधिनियम, ध्यान में रखना है, अधिनियम 1972 के तहत, 1972 के तहत जो है इसको वर्गीकृत किया गया था, क्लासिफिकेशन किया गया था। ठीक है, अब अगर क्वेश्चंस आ जाए यहां से कि सबसे पुराना, ध्यान में रखना, सबसे पुराना, ध्यान में रखना, सबसे पुराना नेशनल पार्क अगर पूछे तब क्या लगाना है, तो ध्यान में रखना रामगंगा नेशनल पार्क। क्या चीज? रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क 1936 में ही बना है। ठीक है, 1936 में ही, जिसको हम लोग जो है पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में भी जानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए सबसे बड़ा अगर नेशनल पार्क पूछे तो, सबसे बड़ा नेशनल पार्क पूछे तो ध्यान में रखना है हेमिश नेशनल पार्क। क्या बोलेंगे इसको? हेमिश नेशनल पार्क। हेमिश नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि हेमिश नेशनल पार्क आपका लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, ध्यान में रखना। अब आगे देखिए यहाँ पे, अब आगे क्वेश्चन आपका हेमिश नेशनल पार्क आपका लद्दाख में है। ठीक है, तो देखिए क्योंकि अलग हो गया तो अब लद्दाख आ जाएगा आपका, लद्दाख। ठीक है, उसके बाद अगर पूछे सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटा नेशनल पार्क आ गया तो ध्यान में रखना है साउथ बटन। क्या नाम है? साउथ बटन नेशनल पार्क। ठीक है, साउथ बटन नेशनल कहाँ है, तो ध्यान में रखना अंडमान में, अंडमान निकोबार में है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, अंडमान निकोबार में। ठीक है, अब देखिए अगर क्वेश्चंस आ जाए आपसे, क्या क्वेश्चंस आएगा? क्वेश्चंस आएगा सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, सबसे, ध्यान में रखना है, अगर क्वेश्चंस आ जाए सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, रायमोना नेशनल पार्क। क्या नाम देंगे इसमें? रायमोना नेशनल पार्क। कहां पे है, तो ध्यान में रखना है असम में है। कहां पे है? असम में है। ठीक है, सारे जो चीजें हैं जो कि नेशनल पार्क से संबंधित आपको पता होनी चाहिए। नेशनल पार्क में जो है, ये नेशनल पार्क जो है काफी रिस्ट्रिक्शन वाला एरिया है, यहाँ पे आप जो है घूमने के लिए नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। बाकी आपका जिम कॉर्बेट इसी को बोला जाता है, रामगंगा नेशनल पार्क, पहले इसको हेलिस नेशनल पार्क बोलते हैं, फिर इसके बाद जो है आपका इसका रामगंगा नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघ और राज्य के मध्य शक्ति के बंटवारे के लिए भारत के संविधान ने 3 सूचियां जारी की। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से 2 शक्ति बंटवारे को नियंत्रित करता है? वो आ जाएगा अनुच्छेद 245 से 46। कौन आ जाएगा? अनुच्छेद 245 से 46। अब यहाँ के डिस्कशन को समझते हैं। सबसे देखिए, ध्यान में रखना है अनुसूची, संविधान की जो अनुसूची 7वीं है वो आपके केंद्र और, ध्यान में रखना है, केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है। क्या करता है? शक्तियों का बंटवारा करता है, शक्तियों का बंटवारा करता है। ठीक है, ध्यान में रखना, शक्तियों का बंटवारा करता है। कौन सी? अनुसूची 7 के तहत। और अनुच्छेद कौन कौन सा है जो कि इससे संबंधित है, तो ध्यान में रखना है 245 और 246। ठीक है, इसके अंतर्गत 3 जो सूची बनाया गया। पहला आता है आपका संघ सूची, पहला आता है क्या आपका? संघ सूची। ध्यान में रखना है, पहला आएगा आपका संघ सूची, और संघ सूची के अंतर्गत जो है 100 सब्जेक्ट को रखा गया है। किसके अंतर्गत? 100 सब्जेक्ट को रखा गया है। दूसरा आता है आपका राज्य सूची। दूसरा कौन सा आता है आपका? राज्य सूची आता है। राज्य सूची के अंतर्गत 61 सब्जेक्ट को रखा गया है। कितने? 61 सब्जेक्ट को रखा गया है। और अगर वही बात करें समवर्ती सूची का, क्या? अगर समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची के अंतर्गत 52 सब्जेक्ट को रखा गया है। क्या? 52 सब्जेक्ट को रखा गया है। ध्यान में रखना है बाबू कि संघ सूची के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल जो है, यानी कि केंद्र सिर्फ इस पे कानून बना सकती है। वही अगर राज्य सूची की बात करें तो इस पे जो है आपका कौन कानून बनाएगी, तो इसमें आपका राज्य कानून बनाएगी। और वहीं पे अगर समवर्ती सूची की बात करें तो ध्यान में रखना है इसमें केंद्र प्लस राज्य, केंद्र प्लस राज्य, ध्यान में रखना है केंद्र प्लस राज्य दोनों, केंद्र प्लस राज्य दोनों जो है कानून बना सकती है, दोनों कानून बना सकती है, बना सकती है। ठीक है, ये भी आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, अनुच्छेद अगर 3 की बात करें मेरे दोस्त, तो अनुच्छेद जो आपका ध्यान में रखना है, तो अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3
और अनुच्छेद 2, ये दोनों जो है राज्यों के निर्माण से संबंधित है। किसके? राज्यों के निर्माण से संबंधित इसमें कानून दिया गया। राज्यों के निर्माण से संबंधित अनुच्छेद है। निर्माण से क्या है? संबंधित, राज्यों के निर्माण से संबंधित जो है अनुच्छेद है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। बस अंतर ये है कि अनुच्छेद 2 में आप वैसे जो है राज्य का निर्माण का वैसे राज्यों के निर्माण के लिए इस अनुच्छेद का प्रयोग कर सकते हैं जो अभी भारत का हिस्सा नहीं है, किसी और देश का है और आप उसे भारत में मिलाना चाहते हैं। और अनुच्छेद 3 का उस जो है जगह आप यूज कर सकते हैं राज्यों के निर्माण में जो आपके राज्य का ही क्षेत्र है, उसके नाम में परिवर्तन करना है या उसके सीमा में परिवर्तन करना है तो आप अनुच्छेद 3 का यूज कीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी को क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है, तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। क्या चीज है? तो ध्यान में रखना 90 नंबर क्वेश्चन तो ध्यान में रखना है इसका आंसर NH2 नेशनल हाईवे संख्या 2 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब यहां से देखो, अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे बड़ा, अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो ध्यान में रखना है नेशनल हाईवे 44 जो कि किसको किसको जोड़ता है, तो ध्यान में रखना है श्रीनगर को कन्याकुमारी से, किसको किसको? कन्याकुमारी। ध्यान में रखना है श्रीनगर को किससे जोड़ता है? कन्याकुमारी से जोड़ता है। श्रीनगर को कन्याकुमारी से, नेशनल हाईवे 44। ठीक है, ध्यान में रखना है ये सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। और अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे छोटा कौन सा है, ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चन सबसे छोटा की बात आए तो ध्यान में रखना है NH 47 सबसे छोटा है जो कि कोचीन में है। केरल में 2 जगहों को जोड़ता है, यानी कि केरल के 2 इंपॉर्टेंट जगहों को जोड़ता है। ठीक है, फिर आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स अमेंडन द पुअर नामक पुस्तक किनके द्वारा जो है ये लिखा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो ये जो है क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान में रखिए। तो इसका जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेघनाथ देसाई। इसका क्या हो जाएगा? मेघनाथ देसाई हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका भी आंसर आपका अमर्त्य सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर आपका ध्यान में रखना है अमर्त्य सेन हो जाएगा। ठीक है, अमर्त्य सेन। ठीक है, तो ये भी जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखना है। और अमर्त्य सेन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इसको आप लोग देखिए। सबसे पहला इन्हीं की अमर्त्य सेन ही एक पुस्तक है जिसका नाम है द आर्गुमेंट इंडियन। क्या लिखेंगे? द आर्गुमेंट इंडियन। ठीक है, इनकी ये पुस्तक 2005 में प्रकाशित हुई है। कब हुई है? 2005 में प्रकाशित हुई है। वहीं पे इनकी दूसरी पुस्तक का नाम है जिसका नाम है द आइडिया ऑफ जस्टिस। क्या लिखेंगे? द आइडिया, ध्यान में रखना है द आइडिया ऑफ जस्टिस। ठीक है, इनकी ये 2009 में प्रकाशित हुई है। ठीक है, क्या चीज? ये 2009 में प्रकाशित हुई है। और इन्हीं की एक पुस्तक है जिसका नाम है डेवलपमेंट एंड फ्रीडम। ध्यान में रखना है, जिसका नाम है डेवलपमेंट एंड फ्रीडम। ये इनका 2009 में हुआ है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है द आर्गुमेंट इंडियन 2005 में, द आइडिया ऑफ जस्टिस 2009 में, डेवलपमेंट एंड फ्रीडम 2009 में। ये भी आपका अमर्त्य सेन की ही पुस्तक है जो कि काफी बार एग्जाम में लिखा जाता है, मतलब पूछा जाता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री 17 फरवरी ध्यान में रखना है 2023 की खुर्जा में सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण, ध्यान में रखना है छठे चरण का शुभारंभ किया? ये कहां पे किया है?
है गुजरात में किया है, भूपेश बघेल जी के द्वारा। किसके द्वारा, ध्यान में रखना है, भूपेश बघेल जी के द्वारा ये कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। और इसमें बंद पड़े, जो बंद पड़े नाले हैं, बंद पड़े बांध है, बंद पड़े नहर है, उसको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए ऐसी योजना गुजरात सरकार के द्वारा लेके आया गया है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना, हड़प्पा कालीन स्थल, हड़प्पा कालीन स्थल बाबू ध्यान में रखना 3 देश से मिलता है। 3 देश से, कहां कहां से इसके स्थल जो है 3 देश में मिलते हैं। कौन कौन से देश है, तो ध्यान में रखना है पाकिस्तान, क्या लिखना है, पाकिस्तान देना है। उसके बाद आपका अफगानिस्तान है, क्या है आपका, पाकिस्तान है, भारत है, भारत का नाम लिख लेते हैं, और उसके बाद एक आपका देश अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है। और यहां से भी ये मिलता है, क्या, हड़प्पा कालीन। अब यहां से क्वेश्चन ये ध्यान में रखना है, अब इनका नाम हड़प्पा क्यों पड़ा, ध्यान में रखना है, सबसे खोजा गया, ध्यान में रखना है, सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा है। सबसे पहले ध्यान में रखना है, सबसे पहले खोजा गया स्थल की अगर बात करें कि सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है, हड़प्पा है, हड़प्पा है, सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा है। तो यहाँ पे देखिए, बताए ना, देखिए सबसे पहला अगर खोज स्थल बोले तो हड़प्पा, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा कालीन जो है, हड़प्पा काल भी इसको रखा गया। ठीक है, ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चंस आ जाए कि और सारे जगह जितने भी साइट्स होते हैं मोस्टली सिंधु नदी के तट पे इनका है, इसीलिए इनको सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ देखिए बहुत सारे चीजें हैं जो कि समझना है। जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं, कहां से मिले हैं, वो कालीबंगा से मिला है। कहां से मिला है, कालीबंगा से। ध्यान में रखना है, कालीबंगा कहां है, ध्यान में रखना है, ये आपका राजस्थान में है। ये कहां पे है, आपका राजस्थान में है। कालीबंगा कहां है, राजस्थान में है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखिए एक जगह है जिसका नाम है गुजरात, जिसका नाम है गुजरात। और गुजरात आपका गुजरात में आपका एक जगह है जो साइट्स है जिसका नाम है लोथल। और लोथल जो है, लोथल में जो है हड़प्पा साइट्स का प्राचीन गोदीवारा इसको बोला जाता है। क्या चीज, प्राचीन गोदीवारा पाया जाता है, प्राचीन गोदीवारा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। लोथल से ही, ध्यान में रखना है, लोथल से ही आपका जो है, लोथल से ही अग्निकुंड भी मिला है, अग्निकुंड की भी समाधि मिली है। ध्यान में रखना है, अग्निकुंड की समाधि मिली है। ठीक है, लोथल जो है, लोथल, और ये जो है भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी के किनारे इसकी अवस्थिति है, भोगवा नदी के किनारे ये स्थल सहित है। ठीक है, और गुजरात में ध्यान में रखना है, गुजरात में सबसे ज्यादा सिंधु कालीन, सिंधु घाटी सभ्यता, ध्यान में रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल पाए जाते हैं। सभ्यता से संबंधित स्थल पाए जाते हैं। ध्यान में रखना है, क्या चीज, स्थल पाए जाते हैं, कहां पे, में। ठीक है, अब जोधरो, अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा गया है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। क्या है यहाँ पे हम लिखते हैं मोहनजोदड़ो आपके सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे है।
ठीक है, ये ध्यान में रखना है, सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, और इसकी खोज जो है 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला है। विशाल स्नानागार ध्यान में रखना है, विशाल स्नानागार मिला है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और यहीं पे विशाल अन्नागार भी मिला है। क्या चीज मिला है? विशाल अन्नागार भी मिला है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। कहां पे? मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? नदी के किनारे। ध्यान में रखना है। चहुद्रो कहां पे है? ये भी आपका पाकिस्तान में है। ये भी आपका कहां पे है? पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहां पे है? ये भी आपका पाकिस्तान में है। कहां पे है? पाकिस्तान में है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। कालीबंगा कहां है? राजस्थान में है। कालीबंगा कहां है? राजस्थान में। मोहनजोदड़ो कहां है? ठीक है, तो ये सारे जो है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आगे देखिए, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? ध्यान में रखना है, पुष्यमित्र शुंग। ध्यान में रखना है बाबू, मौर्य वंश। ध्यान में रखना है, क्या रखना है? मौर्य वंश। मौर्य वंश के अंतिम शासक, मौर्य वंश के अंतिम शासक होते हैं। ठीक है, मौर्य वंश के अंतिम शासक होते हैं जिसका नाम होता है बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या करके, बृहद्रथ की हत्या करके, ध्यान में रखना है, बृहद्रथ की हत्या करके कौन? पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र, ध्यान में रखना है, पुष्यमित्र शुंग। बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने मगध में, कहां पे? मगध में, ध्यान में रखना है, मगध में शुंग वंश की स्थापना करता है। किसमें? शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना करता है। कौन सी वंश की? शुंग वंश की स्थापना। शुंग वंश की स्थापना करता है। पहले तो ये समझना है कि शुंग वंश स्थापना कर दिया। कौन किया? पुष्यमित्र शुंग। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ। कुणाल जो है ये भी अशोक का पुत्र होता है। किसका पुत्र होता है? अशोक का पुत्र है। अशोक का पुत्र होता था। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और। अब यहाँ पे मगध में कभी कभी क्वेश्चन से पूछा जाता है कि मगध में क्रोनोलॉजी बताइए। देखिए, अंगुत्तर निकाय, ध्यान में रखना है, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, ये और भगवती सूत्र, ये जैन ग्रंथ है। और भगवती सूत्र दोनों से पता चलता है, सूत्र से 16 महाजनपद के बारे में, 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। के बारे में क्या मिलती है? के बारे में जानकारी मिलती है। तो ध्यान में रखना है कि जानकारी मिलती है। ठीक है, उसमें से सबसे ज्यादा उत्कर्ष किसका हुआ? सबसे, ध्यान में रखना है, सबसे ज्यादा उत्कर्ष किसका हुआ? ये भी ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा उत्कर्ष आपका मगध का हुआ। किसका हुआ? मगध। ठीक है, तो मगध में क्वेश्चन आता है कि मगध में कितने राजवंशों ने शासन किया। ठीक है, मगध में कितने वंशों ने शासन किया, क्रोनोलॉजी में आप बताइए। तब ध्यान में रखना है, मगध में सबसे पहले कौन शासन किया? तो ध्यान में रखना है, हर्यक वंश ने। कौन? हर्यक वंश, जिसके संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। जिसके संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। ठीक है, ध्यान में रखना, हर्यक वंश के बाद, बिंबिसार के बाद, उसके बाद आता है नागवंश। उसके बाद कौन सा आता है? नागवंश। ठीक है, नागवंश का संस्थापक शिशुनाग होता है। कौन होता है बाबू? तो ध्यान में रखना है, शिशुनाग होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है नंदवंश। उसके बाद कौन आता है? नंदवंश। और नंद वंश के बाद आपका आता है कौन सा वंश? मौर्य वंश, जिनके संस्थापक आपके चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं। और मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश।
मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश। ठीक है, तो ये सारे क्रोनोलॉजी हैं जो कि आपको एग्जाम में अक्सर पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? महाकाल मंदिर उज्जैन में है, सुंदरी मठ यहाँ पे है, सूर्य मंदिर कोणार्क में है, जैन मंदिर खजुराहो में नहीं कर्नाटका में है। ठीक है, ध्यान में रखना है, ये इसका आंसर है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? कर्नाटका। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट देखिए, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका कर्नाटक में है। कहां पे है? कर्नाटक में। कर्नाटक में जो एक शासक होते हैं जिसका नाम होता है मोहम्मद आदिल शाह। क्या नाम होता है? मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा, मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा जो है बनवाया जाता है, मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा बनवाया जाता है गोल गुंबज। गोल गुंबज बनाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ये पेन हैंग करता है। ठीक है, लिखते हैं जल्दी तो लिखाता नहीं है। गोल गुंबज, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो गोल गुंबज का निर्माण किसके द्वारा किया गया? गोल गुंबज का निर्माण ठीक है, तो गोल गुंबज का निर्माण जो है कर्नाटक में किया गया है, मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा गोल गुंबज का निर्माण किया गया। तो अगर क्वेश्चन, और ये गोल गुंबज की खासियत ये है कि आप अगर धीरे से भी बोलते हैं तो उसकी 7 से 10 बार आपको आवाज सुनाई देगी। ठीक है, 7 से 10 बार जो है इसकी आवाज सुनाई देगी। और ऐसा बोला जाता है कि ताजमहल जिस टाइम बन रहा था उसी टाइम गोल गुंबज का भी निर्माण हुआ था। मोहम्मद आदिल शाह को जानते होंगे, बीजापुर के शासक ये रहा करते थे। कौन? मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा ही ये काम किया गया। नेक्स्ट देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो ध्यान में रखना है कि 1793 ईस्वी में। कब? 1793 ईस्वी में इसका काम किया गया था, 1793 ईस्वी में। अब देखिए, ध्यान में रखना है, अस्थाई बंदोबस्त 3 प्रकार से राजस्व व्यवस्था लगाई गई थी। एक का नाम था आपका अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त ये आया था 1793 ईस्वी में। लगाया कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन लगाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था। ठीक है, कितने, भूमि का कितना परसेंट लगा था? 19%। ध्यान में रखना है, कितना परसेंट? 89%। इस 89% ईस्ट इंडिया कंपनी रखता था और 11% कौन रखता था? जमींदार रखता था। कौन रखता था? जमींदार रखता था। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। और ये कहां कहां लगा था? तो ध्यान में रखना है, बंगाल, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। और कहां पे? ओडिशा में ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ये व्यवस्था लगाई गई थी, अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, ध्यान में रखना है। इसी को सनसेट कानून भी बोले जाते हैं। सनसेट यानी कि सूर्यास्त कानून। इसमें जमीन का मालिक कौन होता था? जमींदार। इसमें जमीन का मालिक कौन होता था? जमींदार होता था। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। एक और बंदोबस्त थी जिसका नाम था रैयतवाड़ी व्यवस्था। दूसरा था आपका रैयतवारी। क्या है? रैयतवारी व्यवस्था। रैयतवारी व्यवस्था। ठीक है, रैयतवारी व्यवस्था ये किसके किसके द्वारा लाया गया? तो ध्यान में रखना, हेक्टर रीड और मुनरो के द्वारा। हेक्टर रीड और मुनरो के द्वारा लाया गया। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और ये सबसे पहले कहां पे लाया गया? पहले मद्रास में लाया गया और उसके बाद मद्रास, और उसके बाद कहां लाया गया? बंबई में। उसके बाद कहां लाया गया? बंबई में। ये भूमि का कितना परसेंट था? 51%। कितना परसेंट? भूमि का 51% इसमें लगाया गया था। ठीक है, इसमें जमीन का मालिक कौन होते थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें जमीन का मालिक किसान होता था। इसमें जमीन का मालिक किसान को बनाया गया था। रैयत होते थे, किसान को बनाया गया था। ठीक है, ध्यान में रखना है। और लास्ट जो एक और व्यवस्था लगाई गई थी जिसका नाम था महालवाड़ी व्यवस्था। जिसका नाम था महालवाड़ी। ध्यान में रखना है, महालवाड़ी व्यवस्था।
क्या नाम था? महालवाड़ी व्यवस्था। और महालवाड़ी व्यवस्था कौन लिया गया? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा, ठीक है, मैकेंजी के द्वारा। ये कहां कहां लगाया गया? तो ध्यान में रखना है, असम में, असम में, संयुक्त प्रांत में, ये सब प्रांत जो है यहाँ पे के द्वारा महालवाड़ी व्यवस्था लगाया गया। इसमें जो है मुखिया, गांव का मुखिया, महाल का मुखिया, गांव का मुखिया जमीन का मालिक होता था। गांव का मुखिया को जमीन का टैक्स वसूलने का कार्यभार दिया गया था। ठीक है, तो ये सारे कुछ जो है आपको ध्यान में रखना है, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और आपका महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? विवेकानंद जी थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी थे। और कब किए थे इन्होंने? तो ध्यान में रखना 1897 ईस्वी में इन्होंने जो है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। आत्मा रंग पांडुरंग, आत्मा रंग पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान में रखना है आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा। ठीक है, ध्यान में रखना। एक आता है तत्वबोधिनी, तत्वबोधिनी, ध्यान में रखना है, तत्वबोधिनी समाज की स्थापना, तत्वबोधिनी समाज की स्थापना ध्यान में रखना है देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा, देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर सत्य शोधक समाज की स्थापना, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए सत्य शोधक समाज की स्थापना, सत्य शोधक समाज की स्थापना अगर बोला जाए तो सत्य शोधक समाज की स्थापना आपके ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस ध्यान में रखना है। और इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम है गुलामगिरी, जिसका नाम है गुलामगिरी, तो ध्यान में रखना है गुलामगिरी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखिए एक चीजें और है जिसको लिखना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बताते हैं, एक है आर्य समाज, एक क्या है आपका? आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज के जो संस्थापक हैं वो है आपके दयानंद सरस्वती। कौन है? दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना बंबई में किया था। ठीक है, कहां पे किया था? बंबई में किया था। ठीक है, तो ये भी आपको क्या करना है? बंबई में। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा जो है स्वराज शब्द दिया गया था, ध्यान में रखना। और इन्हीं के द्वारा वेदों की और लौटो, क्या चीज? वेदों की और लौटो का भी नारा, लौटो का नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा? और जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, स्वराज शब्द का पहली बार यूज इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब आगे देखिए, महात्मा गांधी ने वर्ष में नेटल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। ध्यान में रखना है। तो ये महात्मा गांधी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे, तो ध्यान में रखना है। इनके द्वारा जो है कब किया गया था? 1894 ईस्वी में। कब किया गया? 1894 ईस्वी में। ठीक है, नेटल भारतीय कांग्रेस का गठन इन्होंने जो है साउथ अफ्रीका में किया था। ध्यान में रखना, कहां पे किया है? तो साउथ अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। कहां पे? दक्षिण अफ्रीका में इनके द्वारा किया गया था, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, और यहीं से इन्होंने प्रथम सत्याग्रह भी किया। प्रथम सत्याग्रह भी इन्होंने यहीं से किया था। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। बाकी 1900 ध्यान में रखना है, 1932 में इन्होंने हरिजन, ध्यान में रखना है, हरिजन संघ की स्थापना किए हैं। हरिजन संघ की स्थापना किया गया है। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा किया गया है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, हरिजन संघ की स्थापना किया गया। सबसे प्रथम सत्याग्रह अगर इनकी बात करें भारत में, प्रथम सत्याग्रह इनकी कहां है? भारत में। तो ध्यान में रखना है चंपारण,
चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह कब किया गया है? 1917 ईस्वी में। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के लिए इन्हें आमंत्रण कौन दिया था? ये भी कभी कभी क्वेश्चन आएगा, आमंत्रण कौन दिया था? तो ध्यान में रखना है, आमंत्रण इनको राजकुमार शुक्ल जी के द्वारा दिया गया था। राजकुमार शुक्ल जी के द्वारा, राजकुमार शुक्ल जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। अब आगे देखिए, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ध्यान में रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ही संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है, उद्देश्य प्रस्ताव इन्हीं के द्वारा, ध्यान में रखना है, इन्हीं के द्वारा पारित किया गया था, लाया गया था। इन्हीं के द्वारा लाया गया। कब लाया गया? 1946 में। कब लाया गया था? 1946 में। अपनाया कब? 22 जनवरी 1947 ईस्वी में अपना लिया गया था। मोहनदास करमचंद गांधी, आपको पता है, इनको गांधी की उपाधि रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा, टैगोर जी के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर की जो है, इनको 1913 में नोबेल प्राइज भी मिला है। ठीक है, किसके लिए? गीतांजलि के लिए। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको जो है लौह पुरुष के रूप में हम लोग जानते हैं। किसके रूप में? लौह पुरुष के रूप में इनको हम जानते हैं। ठीक है, और इनको सरदार की उपाधि, अगर ये क्वेश्चन आ जाए, सरदार की उपाधि इनको कब, कहां, कब, कौन दिया? तो ध्यान में रखना है, बारदोली की महिलाओं के द्वारा। किसके द्वारा? बारदोली की महिलाएं, बारदोली की महिलाएं के द्वारा। और ये जो है बारदोली सत्याग्रह इन्होंने कब किया? 1928 में। 1928 में क्या किया गया था? किसानों के कर में 22% की वृद्धि कर दी गई थी, जिसके चलते सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है ये सत्याग्रह किया था। ठीक है, ये भी चीजें ध्यान में रखना। आगे देखिए, कथनों पर विचार करें। यहाँ पे कथन दिया गया, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जीडी बिरला जैसे कुछ उद्यमियों ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुलकर विरोध किया, तो ये गलत है। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना है। 26 जनवरी 1930 पहली बार लाहौर अधिवेशन जो हुआ था लाहौर में, उसमें पहली बार भारत को जो है कि बताया गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और दांडी यात्रा, ध्यान में रखना है, 12 मार्च, ध्यान में रखना है बाबू, 12 मार्च 1930 ईस्वी को, 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से, कहां से? साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम, ठीक है, आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ, 78 सहयोगियों के साथ, ध्यान में रखना है, 78 सहयोगी के साथ, 78 सहयोगी के साथ 12 मार्च 1930 को कहां पहुंचे? दांडी पहुंचे। कहां पहुंचे? दांडी पहुंचे। और यहीं पे इन्होंने नमक कानून को तोड़ा। क्या तोड़ा? नमक कानून को तोड़ा। ठीक है, ये भी चीजें ध्यान में रखना है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कितने सहयोगियों के साथ? 78 सहयोगियों के साथ। ठीक है, कब? यहां से तो 12 मार्च 1930 के कहां से निकले थे? साबरमती आश्रम से। ठीक है, कब पहुंचे? तो 12 मार्च 1930 को कहां पहुंचे? दांडी पहुंचे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। तो ये आंसर है। ठीक है, ये आंसर सही है। तो ये ऑप्शन 2 ऑप्शन सही है, देखते हैं। तो इसका आंसर 2 और 3, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ये किस वर्ष लड़ी गई थी? तो 1944 ईस्वी में लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? 1944। ध्यान में रखना बाबू, प्रथम विश्व युद्ध की बात करें, प्रथम विश्व युद्ध, अगर ये क्वेश्चन आ जाए, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक? 1914 से 1918 के बीच में हुई थी। इसी में गांधी जी ने बहुत सारे सेना का गठन किया था। ठीक है, सेना का गठन करवाया था, सेना का भर्ती करवाया था, गठन क्या बोलो? भर्ती करवाया था,
भर्ती करवाए थे, जिसके चलते करवाए थे, जिसके चलते इन्हें किस चीज की उपाधि मिली? गांधी जी को सार्जेंट की उपाधि मिली। किसकी उपाधि मिली? सार्जेंट की, सार्जेंट की उपाधि मिली। ठीक है, ध्यान में रखना। और दूसरा जो आपका है द्वितीय, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध ध्यान में रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? तो ये डेट ध्यान में रखना, और ये डेट आपका जो है 1939 से 1945 के बीच हुई है। 1939 से 1945 के बीच हुई है। और यही 1945 है जब जापान के दो शहर हैं, जिसका नाम है हिरोशिमा, जिसका नाम है हिरोशिमा, और एक का नाम है नागासाकी, एक का नाम है नागासाकी। और इसी दोनों में यूएसए के द्वारा बम गिरवाया गया था। क्या बम गिरवाया गया था? बम गिरवाया गया था जिसका नाम था लिटिल मैन और फैट मैन। फैट मैन और लिटिल मैन जो बम गिरवाया गया था वो इसी विश्व युद्ध में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे देखिए, किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था? तो ये ध्यान में रखना है, प्रांतीय संविधान का जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। किसके द्वारा? तो ध्यान में रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ध्यान में रखना, जब हमारा संविधान बन रहा था उस टाइम बहुत सारी समितियां का गठन किया गया था, जिसमें से टोटल जो है मुख्यतः 8 समिति थी, और उसके बाद बहुत सारे उप समितियां थी। ठीक है, तो ये भी चीजें आपको ध्यान में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके संचालन समिति के अध्यक्ष थे। किसके? संचालन समिति के अध्यक्ष थे, संचालन समिति के अध्यक्ष। ठीक है, ध्यान में रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के, ध्यान में रखना है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। क्या थे? इसके अस्थाई अध्यक्ष थे। ध्यान में रखना है, इसके अस्थाई अध्यक्ष थे। पहला तो ये ध्यान में रखना, ये जो है प्रथम राष्ट्रपति बने, देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए। कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। ठीक है, अगर जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें तो ये संघ समिति के अध्यक्ष थे। क्या चीज थे? संघ समिति के अध्यक्ष हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके संघ समिति के अध्यक्ष, संघ समिति के ये अध्यक्ष रहे। और ध्यान में रखना है, आपके जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे। क्या चीज रहे? प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? ठीक है, ये पूछ रहा है आपका किससे संबंधित है? ये आपके केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, ध्यान में रखना मेरे दोस्त, ध्यान में रखना, भाग 1 जो है आपका, भाग 1 वो जो है राज्य और संघ क्षेत्र का वर्णन करता है। राज्य और संघ क्षेत्र का वर्णन करता है। ठीक है, भाग 2 की बात करें आपसे, भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में नागरिकता है। भाग 2 क्या है? नागरिकता की चर्चा है। अगर भाग 3 की बात करें, भाग 3 में फंडामेंटल राइट है। भाग 3 में कौन है? फंडामेंटल राइट है। ठीक है, भाग 3 में फंडामेंटल राइट है। भाग 4 की बात करें तो डीपीएसपी है। क्या है? डीपीएसपी है। भाग 4A की बात करें तो ध्यान में रखना है, मौलिक अधिकार है इसमें। ठीक है, तो ये सारे चीजें जो है आपको ध्यान में रखना है। 4A में मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और वहीं पे अगर आपके पंचायत से संबंधित बात करें तो ये खंड 9 में है, ये खंड 9 में है। और अगर नगर पालिका की बात करें तो खंड 9 के A में है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी दी गई है, ध्यान। ठीक है, ये सारी चीजें आपको 1 मिनट, ठीक है, तो अब आगे देखते हैं।
आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति कौन होते हैं? देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो आपके देश के प्रमुख होते हैं। क्या होते हैं? देश के प्रमुख होते हैं। ठीक है, सरकार के प्रमुख जो होते हैं आपके, वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं। देश और सरकार के प्रमुख यानी संसद, संसद ध्यान में रखना है, संसद जो आपका पार्लियामेंट है, उसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों के सदस्य होते हैं, उसको संसद बोला जाता है। तो ध्यान में रखना है, भारत जो है, भारत के राष्ट्रपति देश के प्रमुख होते हैं। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि राज्य के प्रमुख कौन होंगे, यहीं से देख लेते हैं। अगर ये पूछे कि राज्य के प्रमुख कौन होंगे, तो ध्यान में रखना राज्यपाल होंगे। कौन होंगे? राज्यपाल होंगे। और अगर पूछे राज्य सरकार, राज्य राज्य का सरकार कौन होगा, राज्य सरकार के प्रमुख कौन होंगे, के प्रमुख अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान में रखना है मुख्यमंत्री होगा। कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है, ये सही है, ये बिल्कुल सही है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपने पद पे बने रहते हैं, ये भी सही है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है? नहीं, ये 35 होगा, ये गलत है। तो इसका आंसर डी है, क्योंकि 30 की जगह 35 होगा। 30 की जगह क्या होगा? 35 साल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नीति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया? आपको पता ही है, 2015 में अस्तित्व में आया। ध्यान में रखना है, नीति आयोग, नीति आयोग जो है आपके नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये आपका जो है जनवरी, ध्यान में रखना है, ये आपका जनवरी 2015 में अस्तित्व में आया। ठीक है, ध्यान में रखना है, जनवरी 2015 में। किसके जगह पे आया? तो ध्यान में रखना है, नीति आयोग किसके जगह पे आया? योजना आयोग की जगह पे। किसकी जगह पे आया है? योजना। किसके जगह पे? योजना आयोग की जगह पे आया है। ठीक है, योजना आयोग की जगह पे आया। ठीक है, फिर उसके बाद इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? ध्यान में रखना है, नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। यह कैसी निकाय है? ध्यान में रखना, यह एक कार्यकारी निकाय है। यह एक क्या है? कार्यकारी निकाय है। ठीक है, ये सारे चीजें आप ध्यान में रखना है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? ध्यान में रखना, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी इसके अध्यक्ष कौन है? प्राइम मिनिस्टर जी है। अभी इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं? ध्यान में रखना, उपाध्यक्ष कौन है? तो ध्यान में रखना है सुमन बेरी। उपाध्यक्ष कौन है इनके? सुमन बेरी जी है। उपाध्यक्ष अभी सुमन बेरी है। ठीक है, इनके अभी सीईओ कौन है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको बोलते हैं, सीईओ कौन है? बी आर सुब्रमण्यम है। कौन है? बी आर सुब्रमण्यम। बी आर सुब्रमण्यम जी अभी जो है इनके, ये वाला, ये दे दे। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपकी कौन है? जो है बी आर सुब्रमण्यम जी है। ठीक है, तो ये सारे चीजें हैं जो ध्यान में रखना। और कभी कभी योजना आयोग के बारे में आपसे पूछेगा, योजना आयोग के बारे में, तो ध्यान में रखना है योजना आयोग की जगह पे ये निरस्त हो गया। ठीक है, ध्यान में रखना है, ये जो आपके योजना आयोग है, योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। ठीक है, इसके अगर प्रथम अध्यक्ष की भी कभी कभी बात पूछ लेता है, तो ध्यान में रखिएगा, इनके प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी होते हैं। जवाहरलाल नेहरू होते हैं। ठीक है, ध्यान में JLN दे देते हैं, जवाहरलाल नेहरू। और उपाध्यक्ष अगर पूछे कि प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, ध्यान में रखना है, तो ध्यान में रखना गुलजारी लाल नंदा है। कौन है? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा है। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलो आगे देखते हैं, बंगाली की शासकीय भाषा कौन सा? बंगाली की शासकीय भाषा क्या? उत्तराखंड, केरल। ठीक है, बंगाली की शास्त्रीय भाषा ध्यान में रखना है, इसका जो है आंसर आपका हो जाएगा, एक मिनट थक गए हैं, त्रिपुरा की। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट पूछता है, उसको ध्यान में रखना है, शास्त्रीय भाषा से संबंधित। ध्यान में रखना है, अपने भारत में 6 शास्त्रीय भाषा है। क्या है? 6 शास्त्रीय भाषा को दर्जा मिला है। ठीक है, 6 शास्त्रीय भाषा। प्रथम, ध्यान में रखना,
तमिल से स्टार्ट करते हैं क्योंकि पहला तमिल ही है। तमिल है, दूसरा तेलुगु है, ठीक है। तीसरा में अगर बात करें कन्नड़ है, चौथा अगर बात करें संस्कृत है, पांचवा अगर बात करें मलयालम है, छठा अगर बात करें उड़िया है। ये आपके जो है सारे शास्त्रीय भाषाएं, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है। आगे देखिए, सबसे बड़ा तारामंडल जो है किसे माना जाता है, सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है, तो ये भी आपका जो है ध्यान में रखना है हाइड्रा होता है। तो यहाँ पे फोटो में देखिए ये सन है, ठीक है, ये सन है। आपको पता है कि पृथ्वी हमारे तीन अक्षांशीय रेखा जिसको कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और आपको मकर रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो जब सन की रे यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए घूमना अगर स्टार्ट करती है ऐसे ऐसे करके, देखिए यहाँ पे जब आती है तो कर्क रेखा पे चमकना स्टार्ट कर देती है, कर्क रेखा पे चमकना। फिर जब इधर आती है तो फिर कर्क रेखा भूमध्य रेखा पे चमकती है, और फिर इधर आती है तो ऐसे ऐसे करके ऐसे ध्यान में रखना है, फिर कर्क भूमध्य रेखा पे चमकती है, ठीक है। तो पृथ्वी घूमते रहती है, कभी मकर रेखा, कभी भूमध्य रेखा, कभी कर्क रेखा पे चमकते रहती है। जब पृथ्वी कर्क रेखा पे चमकती, भूमध्य रेखा पे ध्यान में रखना है, जब भूमध्य रेखा पे जो है सूर्य की रे ध्यान में रखना है, सूर्य की रे लंबवत बनती है, तो इसी घटना को इक्विनॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स बराबर होती है, क्या होती है? यानी कि 22 और 23 सितंबर को साउथ हेमिस्फीयर और नॉर्थ हेमिस्फीयर दोनों में दिन और रातें बराबर होगी। तो ध्यान में रखना है, जब दिवस और रात्रि एक बराबर, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। जब दिवस रात्रि से छोटा होता, जब दिन रात्रि से छोटा होता हो, तब ध्यान में रखना है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि जब सन कर्क रेखा पे जब चमकेगी, तब हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिन बड़ी होगी और रातें छोटी होगी, ठीक है। दिन बड़ी होगी और रातें छोटी होगी। जब मकर रेखा पे चमकेगी सन, जब मकर रेखा पे लंबवत बनेगी, तब नॉर्थ हेमिस्फीयर पे क्या होगी? रातें बड़ी होगी और दिन छोटी होगी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? ध्यान में रखना, विंटर सॉलिस्टिक तब होता है जब जो है सन मकर रेखा पे चमकती है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंटर सॉलिस्टिक होता है, ठीक है। ध्यान में रखना है ये सारी चीजें। फिर आगे देखिए, हवा, पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? देखो, जब कोई चट्टान होता है, क्या चीज? जब कोई चट्टान होता है, मान लीजिए इतना बड़ा चट्टान, उस पर डेली हवा आ रहा है, जैसे मान लो ये फोन है मेरा, इसलिए मान लीजिए चट्टान है, इस पर डेली हवा आ रही है, डेली पानी आ रही है, डेली धूप चल रही है, तो इसका क्या होता है? अपक्षय होता है। ये धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे टूटेगा, धीरे धीरे इसकी चट्टाने झड़ने लगेगी, तो इसको क्या बोलते हैं? अपक्षय बोलती है। क्या बोलते हैं? अपक्षय, वेदरिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वेदरिंग बोलते हैं, ठीक है। IALU कंप्यूटर का एक हिस्सा है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया, बताइए, ठीक है। तो सर करवाएंगे, ठीक है, ध्यान में रखना। अब आगे देखिए, फरवरी 2023 में चतुर्भुज हाँ, अच्छा, ये क्वाड के बारे में है, ध्यान में रखना है। क्वाड ध्यान में रखना बाबू, क्वाड में 4 देश है, इसमें 4 देश है, ध्यान में रखना है। अमेरिका, ध्यान में रखना है अमेरिका, दूसरा आपका आता है जापान, और तीसरा आपका आता है ऑस्ट्रेलिया, और चौथा आपका आता है भारत। क्वाड में टोटल 4 सदस्य, ध्यान में रखना, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना। अब आगे देखिए, किस टीम ने 2023 का रणजी ट्रॉफी खिताब जीता? सौराष्ट्र के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा? सौराष्ट्र के द्वारा, ठीक है। फिर आगे देखिए, शतरंज में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ठीक है, क्या है यहाँ पे? तो इसका हो जाएगा फिग्नेस एनआर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको क्या करना है? ध्यान में रखना, फिग्नेस एआर,
ठीक है, अब आगे देखिए, राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पे है भाई? असम में है। कहाँ पे है? ध्यान में रखना, देहिंग पटकाई जो है ये भी आपका असम में पड़ता है। ध्यान में रखना, इसी में आपका काजीरंगा नेशनल पार्क भी है। असम में ही आपका काजीरंगा नेशनल पार्क भी है। ठीक है, नामेरी नेशनल पार्क भी है। और मात्र एक बिहार की बात करें तो बिहार में एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। क्या नाम है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है, यूपी में आपका दुधवा नेशनल पार्क है। ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क आपका एमपी में है। कूनो नेशनल पार्क एमपी में है। दुधवा नेशनल पार्क आपका यूपी में है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना। आगे देखिए, किसने हाल ही में काहिरा मिस्र में आईएसएफ निशानेबाजी विश्व कप की पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीती है? तो ध्यान में रखना, इसमें कौन जीती है? तो इसमें आपका रुद्राक्ष पाटिल जीता है। कौन जीता है? रुद्राक्ष पाटिल के द्वारा जीता गया। ठीक है, भारत के पहले चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट लेक्सी फिनटेक कंपनी लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये भी आपका जो है ये भी आंसर आपका वेल सिटी है। ठीक है, हाल ही में उदय द्वारा जारी नई एआई चैटबॉट का नाम है आधार साथी, नहीं आधार मित्र। आधार मित्र, आधार कार्ड बनाते होंगे तो एक वेबसाइट आता है, उसी के द्वारा ये काम किया गया चैटबॉट के द्वारा, जिसका नाम है आधार मित्र। ठीक है, फिर आगे देखिए, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों के लिए संबंध रखता है? देखिए, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए यजुर्वेद। ध्यान में रखना। एक बात देखो, एक आता है आपका वेद त्रयी। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि वेद त्रयी के अंतर्गत कितने आते हैं? तो ध्यान में रखना है ऋग्वेद। ध्यान में रखना है ऋग्वेद आता है, उसके बाद आपका सामवेद आता है, फिर आपका आता है यजुर्वेद। क्या आएगा? यजुर्वेद आएगा। ठीक है, तो ये सारे जो वेद हैं इसको वेद त्रयी बोले जाते हैं, वेद त्रयी। और सबसे बाद का वेद, अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे बाद का वेद, सबसे बाद का वेद अगर पूछेगा तो ध्यान में रखना है अथर्ववेद आता है। क्या आता है आपका? अथर्ववेद। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और सबसे प्राचीन वेद अगर पूछे तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। क्या है इसका? सबसे प्राचीन वेद अगर पूछे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे बाद का वेद कौन है? अथर्ववेद है। ठीक है, अगर पूछे कि कौन सा वेद, सामवेद जो है ये संगीत का जनक का, इस वेद को संगीत का जनक कहा जाता है। संगीत का जनक किसको बोला जाता है? सामवेद को। ठीक है, तो ध्यान में रखना। अब देखो, यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद के से ही संबंधित एक सतपथ ब्राह्मण है। इसका एक ब्राह्मण का नाम सतपथ ब्राह्मण है। क्या है? सतपथ ब्राह्मण। ध्यान में रखना है सतपथ ब्राह्मण है। और इसमें ही सबसे पहली बार स्त्री को, ध्यान में रखना, सबसे पहली बार स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी बताया गया है। सबसे पहली बार पुरुष का अर्धांगिनी बताया गया है। अर्धांगिनी। ठीक है, अर्धांगिनी बताया गया है किसको? पुरुष, स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी बताया गया है। ठीक है, तो ये सारे चीजें हैं जो कि ध्यान में रखना है। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में ही आपके गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, शिव गुफा कहाँ स्थित है? तो एलिफेंटा की गुफाएं में। कहाँ पे? एलिफेंटा की गुफाएं। तो यहाँ पे देखिए, एलिफेंटा की गुफाएं जो आपकी पड़ती है ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? ये आपकी महाराष्ट्र में ये गुफाएं पड़ती है। और ध्यान में रखना, एलिफेंटा की गुफाएं में शिव का क्या है यहाँ पे? शिव गुफा भी इसको बोला जाता है। शिव का लिंग है उसमें। ठीक है, और एलिफेंटा की गुफाएं नाम कौन दिया है? पुर्तगालियों के द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा नाम दिया गया है। इसे एलिफेंटा के द्वारा नाम दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, नाम दिया गया। और ये यूनेस्को की धरोहर में भी शामिल है। इसको यूनेस्को ने, ध्यान में रखना है, यूनेस्को के धरोहर में भी ये शामिल है। यूनेस्को के
धरोहर में भी इसको कौन किया गया है, शामिल किया गया है। किसको ध्यान में रखना है, किसको शामिल किया गया, एलिफेंटा की गुफाएं को। अजंता की गुफाएं भी बाबू ध्यान में रखना है, महाराष्ट्र में भी है, ये भी महाराष्ट्र में ही है। एलोरा की गुफाएं भी आपके महाराष्ट्र में ही है, एलोरा की गुफाएं भी आपके महाराष्ट्र में है, अजंता की गुफाएं भी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में ये ध्यान में रखना है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा है। किससे, बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा है। यूनेस्को ने इसे 1983 में अपने धरोहर में शामिल किया है। और वही अगर एलोरा की गुफाएं की बात करें तो ये 3 धर्म से संबंधित है। हिंदू के भी यहाँ पे कुछ साक्ष्य, हिंदू धर्म के, जैन के और बौद्ध रखना है, ये तीनों धर्म से संबंधित है। कौन कौन से, हिंदू की भगवान हिंदू के भी है, और आपके बौद्ध के भी बहुत सारे साक्ष्य है, और आपके जैन से। ठीक है, ये भी आपको क्या करना है, समझना है। और इसको भी यूनेस्को ने 1983 में अपने धरोहर में शामिल किया है। ठीक है, ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से किसने इलाहाबाद किले का निर्माण करवाया था, तो ये अकबर के द्वारा करवाया गया था। किसके बारे, अकबर के द्वारा। ध्यान में रखना बाबू, अकबर के द्वारा ही फतेहपुर सिकरी का भी, फतेहपुर ध्यान में रखना, इसी के द्वारा फतेहपुर सिकरी का भी निर्माण करवाया गया था। फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया गया था, ध्यान में रखना है, निर्माण करवाया गया। ठीक, ध्यान में रखना। बाबर जो है, बाबर के ध्यान में रखना, इन्होंने पहली ऐसी कोई काव्य है तुर्की भाषा, तुर्की भाषा में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। ध्यान में रखना, अपनी आत्मकथा लिखी, जिसका नाम है बाबरनामा। जिसका नाम क्या है, बाबरनामा। ठीक है, तो ये भी इनके बारे में ध्यान में रखना है। ठीक है, वहीं पे अगर शाहजहां की बात करें तो मोहब्बत का प्रतीक शाहजहां के रूप में जाना जाता है। मोहब्बत की प्रतीक शाहजहां ताजमहल का निर्माण करवाए। किसका, ताज शाहजहां के द्वारा। ठीक है, ये सारे आपके मुगल बादशाह हैं। ठीक है, आगे देखिए, आपके बहावी आंदोलन जो है इस्लाम के परिशुद्ध करने की, ठीक है, इस्लाम के परिशुद्ध करने की स्थिति को लेके है। वहाबी आंदोलन जो है आपका इस्लाम से संबंधित है। ठीक है, और इस्लामों को परिशुद्ध करने को लेके है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे देखिए, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित है। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के नाम से एक पृथक राष्ट्र की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, नमक सत्याग्रह अभियान अगस्त 1942 में प्रारंभ की गई, जब और आंदोलन के दौरान भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियां में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। देखो ये भी सही आपको लग रहा है, नमक सत्याग्रह अभियान अगस्त 19, अरे नमक सत्याग्रह 1942 में तो नहीं हुआ था ये स्टार्ट, ये गलत हो जाएगा। ये देखो गलत, 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के नाम से एक पृथक राष्ट्र की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया था। तो ये 1 और 3 दोनों सही है, बाकी गलत है। तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, फिर आगे देखिए, निम्नलिखित देशों में से किससे लोकपाल का विचार किया गया है। ठीक है, लोकपाल का विचार। ठीक है, लोकपाल के विचार के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है तो ये स्वीडन के बारे में किया गया। इस तरह से स्वीडन, देखो यूएसए जो है आपके संविधान में, ध्यान में रखना है, आपके संविधान में जो प्रस्तावना है, क्या है, आपके संविधान में जो प्रस्तावना है, कहां से लिए हैं आप, यूएसए से लिए हैं। साउथ अफ्रीका से आपने संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया है। क्या लिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया है। तो ये भी क्वेश्चन से पूछता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, फिर आपका इंग्लैंड है, क्या चीज है, इंग्लैंड, जिसको ब्रिटेन बोलते हैं, से आपने संसदीय प्रणाली लिया है। क्या चीज लिया है, संसदीय प्रणाली लिया है। ठीक है, संसदीय प्रणाली सारे आपने लिया है यहाँ से। ठीक है, फिर आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। क्या है यहाँ पे, एक सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, बिल्कुल सही है। दूसरी अनुसूची शपथ से है, दूसरी अनुसूची आपका शपथ से नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। दूसरी अनुसूची शपथ से नहीं है यार, ये वेतन भत्ते से संबंधित है।
प्रमुख अधिकारी भारत के जो है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधी प्रावधान से, ठीक है। भारत के एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी कब भारत के राष्ट्रपति बने थे? कब भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो यहाँ पे ये नीलम संजीव रेड्डी जो है निर्विरोध रूप से आपके चुने गए थे 1977 ईस्वी में। कब चुने गए थे? 1977 ईस्वी में। अब प्रथम अगर बात करें तो ध्यान में रखना है, राष्ट्रपति की बात है ना, निर्विरोध राष्ट्रपति। प्रथम राष्ट्रपति आपके राजेंद्र प्रसाद थे, और अभी आपके जो है राष्ट्रपति कौन है? ध्यान में रखना, द्रौपदी मुर्मू जी है, ठीक है। अभी प्रेजेंट की अगर बात करें, ध्यान में रखना, प्रेजेंट में कौन है आपके अभी राष्ट्रपति? ध्यान में रखना है, प्रेजेंट की राष्ट्रपति की बात करें तो द्रौपदी, ध्यान में रखना है, द्रौपदी मुर्मू जी है, द्रौपदी मुर्मू जी है, ठीक है। और ये जो है आपके प्रथम जनजातीय महिला है, प्रथम जनजाति महिला राष्ट्रपति है, जनजाति महिला राष्ट्रपति है, ठीक है, राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। सबसे कम उम्र की महिला राष्ट्रपति बनी है, सबसे कम उम्र की महिला राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति है, सबसे कम उम्र की महिला राष्ट्रपति है, ठीक है। ये भी आपको मतलब राष्ट्रपति है, सबसे कम उम्र की है, ठीक है। किस कहाँ से बिलोंग करती है? उड़ीसा से है। कहाँ से है? उड़ीसा से है। किस जिले से है? मयूरभंज जिले से है, मयूरभंज जिले से है। किस जनजाति से संबंधित है? संस्थाल जनजाति से। किससे? संस्थाल जनजाति से संबंधित है, ठीक है। झारखंड की ये राज्यपाल भी रह चुकी है, कौन? द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। तो ध्यान में रखना। आगे देखिए, भारत का पहला बैंकिंग रोबोट का नाम क्या है? देखिए, भारत का पहला बैंकिंग रोबोट का नाम अगर बात करें तो इसके बारे में जो है ध्यान में रखना है, तो लक्ष्मी दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका लक्ष्मी हो जाएगा। फिर आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? प्राथमिक मेमोरी गैर परिवर्तनीय होती है, ये देखिए। आगे देखिए, माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये भी आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। पहली भारतीय महिला कौन सा है? तो ये भी आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। प्रियंका मोहित है इसका आंसर, प्रियंका मोहित। गला बैठ गया मेरा। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए किस योजना प्रदान किया है? तो ये भी आपका आंसर है। तो इसके बारे में ध्यान में रखना है। इसका ये क्या बोल रहा है? ठीक है, मार्च 2021 में वर्ष 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान किसे मिला है? तो ध्यान में रखना है। अच्छा, उसका आंसर नहीं दिए, एक मिनट। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना हो जाएगा इसका, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। ये जो है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले हैं, इसका आंसर डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, 2022-23 में किस बंदरगाह ने सभी बंदरगाहों में सबसे अधिक वार्षिक यातायात संभाला है? बंदरगाह मतलब समझ सकते हैं, बंदरगाह मतलब होता है आप जहां पे ज्यादा व्यापार आवागमन होता है, ठीक है। आपका जो ट्रांसपोर्टिंग जो होता है वो होता है, तो ये आपका पारदीप बंदरगाह कौन होगा? पारदीप बंदरगाह हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ध्यान में रखना है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस आपका 1 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को नहीं, 3 अप्रैल को, ठीक है। फिर आगे देखिए, भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च किया गया था। ध्यान में रखना 1 अप्रैल। अब यहाँ से कुछ चीजें ध्यान में रखना है, यहाँ पे क्या दी है देखिए, ध्यान में रखना है। वन्य जीव संरक्षण आपका जो आता है, वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ध्यान में रखना है, के तहत प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया। क्या चीज लाया गया? प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया 1973 ईस्वी में। ठीक है, अभी जो है आपके देश में टोटल 54 टाइगर रिजर्व है। कितने टाइगर रिजर्व है? 54 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, 54 टाइगर रिजर्व है। पहला टाइगर रिजर्व कौन था? प्रथम अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम टाइगर रिजर्व कौन था, तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। कौन सा? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पहला जो है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, जिम कॉर्बेट। ठीक है, और अभी जो है 52वां टाइगर रिजर्व कौन है? रामगढ़ विषधारी। ध्यान में रखना है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ये जो है आपका 52वें नंबर पर, ये कहां पे है? राजस्थान में है। कहां पे है? राजस्थान में है। ठीक है, 53वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास है। क्या है? गुरु घासीदास। गुरु घासीदास जो टाइगर रिजर्व है, ये आपका कहां पे पड़ता है? तो ध्यान में रखना है, ये आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। और 54वां जो है रानीपुर टाइगर रिजर्व है। 54वां आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व है। ध्यान में रखना है, 54वां रानीपुर टाइगर रिजर्व है, जो कि अभी हाल ही में इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। अभी आपके देश में टोटल टाइगर रिजर्व, आपके देश में टोटल टाइगर कितना है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि टोटल टाइगर कितना है, तो 3167 बाघ अभी टोटल आपके भारत में मौजूद है। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ है? बांधवगढ़ में है। सबसे ज्यादा जो है बाघ कहाँ रहते हैं? तो मध्य प्रदेश में रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, किस महाद्वीप से होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरते हैं? देखिए यहाँ पे आपके 7 महाद्वीप के चित्र दिए गए, 7 महाद्वीप। ठीक है, जो यहाँ पे देखिए, ये आपका एशिया है, ये आपका एशिया है। ध्यान में रखना है, ये एशिया है। ये देखिए आपका अफ्रीका है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये आपका अंटार्कटिका है, ये यूरोप है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आपका कर्क रेखा है। ठीक है, और ये आपका भूमध्य रेखा है, और ये आपका मकर रेखा है। ये तीनों जो है आपके इंपॉर्टेंट अक्षांशीय रेखा है। तो देख लीजिए, ये अफ्रीका एक ऐसा मात्र महादेश है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखा होके गुजरती है। तो ये देश आपका जो है अफ्रीका हो जाएगा, महाद्वीप कौन हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। यानी कि अफ्रीका महादेश है जिससे मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा तीनों रेखा होके गुजरती है, जो तीनों जो है इंपॉर्टेंट अक्षांशीय रेखा है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ध्यान में रखना है आपका कि भारत में जो कर्क रेखा है, भारत को 2 बराबर भागों में जो है जनरली बांट देती है। ठीक है, फिर उसके बाद भूमध्य रेखा जो है हमारी पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटता है, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा के ऊपर को नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं, भूमध्य रेखा के नीचे को साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल जो है आपका क्या किया है? सफल परीक्षण किया है, जो है सफल परीक्षण किया है। तो ध्यान में रखना है, ये ये किसके द्वारा? तो रुकाई रूट एरोस्पेस के द्वारा। G20 डायलॉग फोरम के तहत B20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में किया गया? ध्यान में रखना है, ये किस शहर में किया गया? तो ध्यान में रखना है कोहिमा में किया गया। कहां पे? ध्यान में रखना है कोहिमा में किया गया। ध्यान में रखना बाबू, G20 में जो है विकसित प्लस विकासशील, इसमें जो है कौन से देश है? विकसित प्लस विकासशील देशों का क्या है? संगठन है, देशों का संगठन है। इसका स्थापना कब हुआ? 1999 ईस्वी में हुआ। ठीक है, इसमें जो है 19 और एक यूरोपीय संघ इसमें शामिल है। इसकी पृष्ठभूमि जो है G20 के द्वारा, G7 के द्वारा जो है माना जाता है। G20 की स्थापना जो है आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पे देखना है नेक्स्ट है भारत USA वायु अभ्यास कोप इंडिया 10 से 21 अप्रैल तक किस राज्य में जो है
आयोजित किया जाएगा। किस राज्य में आयोजित किया गया, तो ध्यान में रखना पश्चिम बंगाल में। कहां पे किया जाएगा, पश्चिम बंगाल में। कोप इंडिया 10, ठीक है। फिर देखिए जनवरी 2023 में भारत के नए औषधि महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ध्यान में रखना है डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को। किनको, जनवरी 2000 भारत के नए औषधि महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। अगर ये क्वेश्चन आ जाए, तो अगर ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी, ठीक है। विश्व बैंक के प्रमुख कौन है जो अपने 5 साल के कार्यकाल के पूर्व पद छोड़ देंगे, तो ध्यान में रखना है ये कौन होंगे, तो ध्यान में रखना है डेविड मालपासा होंगे। कौन होंगे, डेविड मालपासा होंगे। वर्ल्ड बैंक जिसको बोलते हैं, WORLD, वर्ल्ड बैंक, क्या इसको बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ये थे। अगर इसकी स्थापना की डेट आए कि इसकी स्थापना कब होगी, तो इसकी स्थापना हुई है 1944 में, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, वर्ल्ड बैंक के बारे में, तो इसकी स्थापना आपका जो है 1900, ठीक है, वो वाशिंगटन में इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर वाशिंगटन में है, वाशिंगटन में है। इसमें टोटल अगर मेंबर की बात करें, इसमें टोटल मेंबर की बात करें तो 189 है, ठीक है। इसमें टोटल मेंबर कितने हैं, 189 है, ठीक है। और इनके जो नए चेयरमैन बनेंगे वो ध्यान में रखना है, वो बनेंगे अजय बंगा। तो अगर ये नेक्स्ट जो बनेंगे, नेक्स्ट प्रमुख जो बनेंगे वो ध्यान में रखना है, वो अजय बंगा है। कौन है, अजय बंगा है। और अजय बंगा क्या चीज है, ध्यान में रखना है, सीईओ रह चुके हैं किसके, मास्टर कार्ड के। ध्यान में रखना, मास्टर कार्ड जो आपका मिलता है उसके सीईओ ये रह चुके हैं। अजय बंगा जो है आपके ध्यान में रखना है जून 2023 को ये शपथ लेंगे किसका, विश्व बैंक का। ध्यान में रखना है। और ये अभी कौन है, डेविड मालपासा है, डेविड मालपासा की जगह पे ये आएंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखना। आगे देखिए, भारत के किस शहर में पौधों के कवक रोग से संक्रमित होने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति बना, तो ये जो है आपका साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। फिर आगे देखिए, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार है। ये कौन है, मीरा कुमार है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है कि लोकसभा, अब देखो लोकसभा के बारे में दी गई है, लोकसभा की महिला में ध्यान में रखना है। अभी ये लोकसभा एक अस्थायी सदन है, ये क्या है, एक अस्थायी सदन है। ध्यान में रखना है, ये एक अस्थायी सदन है, ठीक है। ध्यान में रखना है, इसमें टोटल कितने सदस्य हो सकते हैं, ध्यान में रखना है 550, यानी कि एंग्लो इंडियन को जो देता था वो तो अब नहीं दे रहा है, तो 550। अभी कितने हैं, प्रेजेंट में कितने हैं, ध्यान में रखना है 543, प्रेजेंट में कितने हैं, 543 है, ठीक है। ये चीजें, लोकसभा एक अस्थायी सदन है, ठीक है। उधर क्योंकि कभी भी ये विघटित हो सकती है। प्रेजेंट में भी लोकसभा स्पीकर कौन है, प्रेजेंट में अभी लोकसभा अध्यक्ष कौन है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान में रखना ओम बिरला जी हैं। कौन है, ओम बिरला है। किसके जगह पे आए हैं, सुमित्रा महाजन के पद पे। किसके, सुमित्रा महाजन के पद पे आए, ठीक है। ध्यान में रखना। इंदिरा गांधी कौन थी, भारत की प्रथम, ध्यान में रखना है, भारत की प्रथम प्रधानमंत्री है। ये कोई ऐसी महिला नहीं है, भारत की प्रथम प्रधानमंत्री है, भारत की प्रथम प्रधानमंत्री है, ये भारत की प्रथम प्रधानमंत्री है, ठीक है। और सरोजनी नायडू की बात करें तो सरोजनी नायडू आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है, ठीक है। तो ये भी सारे चीजें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर आगे देखिए,
आगे देखिए, आपके निम्नलिखित में से कौन सा उपाय एक राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि नहीं करेगा? जो है कौन सा ऐसा उपाय है जो आपके राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि नहीं करेगा? तो ध्यान में रखना है, सब्सिडी के रूप में करों का पुनर्वर्गीकरण, सब्सिडी के रूप में, ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखना है। बाकी सिलाई की मशीन के द्वारा, अब देखो ये सब साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब जो है जीके का खत्म हुआ, अब हम लोग जो है नेक्स्ट साइंस वाले सर आएंगे और आपको करवाएंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा, 67 से 70 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा हो गई लास्ट में, ठीक है।